अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 अकाउंट के अंदर पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पढ़ लेता हूँ। यहाँ लिखा है, धर्म और कर्म एक साझेदारी पेड़ी के पूंजी के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। ठीक है, निम्नलिखित माहिती पर से वार्षिक हिसाब तैयार कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समायोजन टिक करेंगे। पहली समायोजन इस प्रकार है, अंतिम स्टॉक 21,000 का है जिसमें स्टेशनरी स्टॉक 2,000 शामिल है। ठीक है, अंतिम स्टॉक के अंदर क्या शामिल है, स्टेशनरी का स्टॉक, तो हम स्टेशनरी खर्च पर टिक करेंगे। ठीक है। दूसरा है, यंत्र पर घिसाई का दर बढ़ाकर 10% करना है। यंत्र पर हमें घिसाई करनी है तो हम यंत्र पर टिक कर लेंगे। तीसरे नंबर की समायोजन है, 1,000 का उधार विक्रय भूल से खरीद वापसी बही में लिखा है। तो यहाँ हमने भूल कर दी है, हमें बिक्री लिखनी थी पर हमने कहाँ लिख दिया है, खरीद वापसी बही में। तो सबसे पहले हम खरीदी में टिक करेंगे। खरीदी के बाद हम कहाँ टिक करेंगे, लेनदार। लेनदार का दूसरा नाम क्या है, देना, तो हम देना में टिक कर देंगे। अब दूसरा क्या, हमको सही असर देनी है तो हम कहाँ टिक करेंगे, बिक्री में, और दूसरी असर लेना, तो हम लेना में टिक कर देंगे। चौथे में लिखा है, विज्ञापन खर्च का 1/4 भाग अगले वर्ष ले जाना है। अगर अगले वर्ष ले जाना तो इस वर्ष हमने अधिक दे दिया होगा, यानी हमने अग्रिम दे दिया है, तो हम विज्ञापन खर्च पे टिक करेंगे। ठीक है। अब हमको जो सकल तलपट में बाकियां दी गई है, अब एक एक करके हम खातों में इसको रखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम जमा बाकी को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दी गई है पूंजी। यहाँ हमने चालू खाता बनाया क्योंकि चालू खाते की बाकी दी है। ठीक है, तो पूंजी हम क्या लिखेंगे, पूंजी दायित्व पक्ष में। तो यहाँ मैं लिखूंगा पूंजी खाता 1,40,000, 1,20,000। ठीक है, बाहर टोटल कर देंगे 2,60,000। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है बिक्री। बिक्री हम कहाँ लिखते हैं, व्यापार खाते जमा पक्ष में, यहाँ लिखेंगे बिक्री। हमने रकम अंदर इसलिए लिखी है क्योंकि यहाँ पर समायोजन है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है माल वापसी उधार। उधार का मतलब है किसकी वापसी है, खरीदे की। जब हम खरीदी लिखेंगे तो उसको क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है देना। देना का मतलब होता है लेनदार। लेनदार कहाँ जाता है, हमारे दायित्व पक्ष में, लेनदार, उसका नाम क्या लिखा है, देना। समायोजन ठीक है, रकम अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है अदत्त मजदूरी। अदत्त मजदूरी हमारा दायित्व है, यही लिखेंगे 700। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है धर्म की लोन। ठीक है, धर्म की लोन हमारा दायित्व है 30,000। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है प्राप्त बट्टा। प्राप्त बट्टा हमारा लाभ है, लाभ हानि खाते हैं जमा पक्ष में लिखेंगे, प्राप्त बट्टा 6,600। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा दायित्व है, पूंजी दायित्व पक्ष में लिखेंगे बीओडी 2,800। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है चालू खाता, किसका है, कर्म का। कौन से पक्ष में दिया है, जमा पक्ष में दिया है। ठीक है, तो कौन सी बाकी है, जमा बाकी दी है चालू खाते की, कर्म की। तो यहाँ हम लिखेंगे तारीख 1/4/16, शेष आगे लाए 14,000 कर्म के खाने में लिखेंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं उधार पक्ष। उधार पक्ष में सबसे पहले लिखा है आहरण, धर्म और कर्म का। आहरण कहाँ लिखेंगे, हम साझेदारों के चालू खाते उधार पक्ष में लिखेंगे 31/3/17, 7,500 और 5,000। नेक्स्ट लिखा है प्रारंभिक स्टॉक। प्रारंभिक स्टॉक हम कहाँ लिखते हैं, व्यापार खाते उधार पक्ष में। ठीक है, 15,000। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है खरीदी। खरीदी भी यही लिखेंगे हम 80,000। जमा पक्ष की एक बाकी लिखना रह गई थी, क्या थी वो, माल वापसी उधार। वो हमको इधर से माइनस करना पड़ेगी, यहाँ लिखेंगे माल वापसी। ठीक है, मैंने कहा था माल वापसी उधार किस में माइनस होगी, खरीदी से। कितनी थी, 2,000, वो माइनस कर देंगे, कितना आएगा 78,000। ठीक है। अभी हमारे समायोजन इसमें रकम कहाँ लिखी हमने, अंदर लिखी है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है माल वापसी जमा। जमा का मतलब है बिक्री में से माइनस होगी, वो यहाँ लिखेंगे माल की वापसी 3,000। रकम यही लिखेंगे क्योंकि समायोजन है 1,17,000। तो आपको समझ में आया होगा ये दोनों वापसी। अगर जमा लिखा है तो इसमें से माइनस कर दो, अगर उधार लिखा है तो खरीदी में से माइनस कर दो। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे लेना। यहाँ हमको देनदार दिए, देनदार कहाँ जाएंगे, हमारे संपत्ति में, लेना 27,400। समायोजन इसलिए रकम अंदर लिखी।
नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है वेतन, और वेतन के आगे तारीख लिखी है 28/2/17, यानी ये हमारी गुप्त समायोजन है। आपको याद रखना पड़ेगा अभी तक हमारे कितनी गुप्त समायोजन आई, एक धर्म की लोन और एक ये वेतन दिया है, ठीक है, क्योंकि तारीख है उसके आगे। वेतन कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि खाते उधार पक्ष में, रकम अंदर लिखेंगे क्योंकि समायोजन है 13,200। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है यंत्र और यंत्र पर घिसाई। यंत्र हमारी संपत्ति है, संपत्ति लेना पक्ष में लिखेंगे, बट यहाँ पे यंत्र और यंत्र पर घिसाई दोनों दी गई है, तो ध्यान से सुनिए। जब हमको पुरानी घिसाई दी गई होती है तो हम किस में प्लस करते हैं, संपत्ति के अंदर ही हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे यंत्र 71,760, प्लस क्या कर देंगे उसकी घिसाई पुरानी, पुरानी घिसाई हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, और नई घिसाई को क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे, ठीक है, ठीक है। पुरानी घिसाई को क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे। आगे लिखा है मकान, मकान हमारी संपत्ति है, यही लिखेंगे 80,000, समायोजन नहीं है इसलिए रकम बाहर लिखी। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे मजदूरी, मजदूरी कहाँ जाती है, व्यापार खाते उधार पक्ष में, यहाँ लिखेंगे मजदूरी 1600। बीमा प्रीमियम कहाँ लिखते हैं हम, लाभ हानि खाते उधार पक्ष में, यहाँ लिखेंगे बीमा प्रीमियम 1800। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है दिया बट्टा, दिया बट्टा हमारा खर्च है, यही लिखेंगे 3200। नेक्स्ट यहाँ पे लोन पर ब्याज, लोन पर ब्याज हमें किसका दिया गया है, ये धर्म का ही लोन पर ब्याज दिया गया है। कुछ ब्याज हमने चुका दिया है और कुछ ब्याज चुकाना बाकी है, उसको हम यही लिखेंगे लोन पर ब्याज के रूप में। ये लोन पर ब्याज किसका दिया है, धर्म का ही दिया है। कुछ ब्याज हमने दे दिया है और कुछ ब्याज देना बाकी है, ठीक है, उसको यहीं प्लस करके रकम बाहर कर देंगे, ठीक है। मैं आपको अभी आगे बताऊंगा इसके बारे में। नेक्स्ट लिखा है फर्नीचर, फर्नीचर हमारी संपत्ति है, यहाँ लिखेंगे फर्नीचर 87,000। नेक्स्ट लिखा है स्टेशनरी खर्च, कोई भी खर्च कहाँ लिखते हैं हम, लाभ हानि खाते उधार पक्ष में, यहाँ लिख देंगे स्टेशनरी, समायोजन है रकम अंदर लिखेंगे 7,000। नेक्स्ट है विज्ञापन खर्च, इस पे भी समायोजन है, रकम कहाँ लिखेंगे अंदर 36,000। आगे लिखा है रोकड़ शेष, संपत्ति हमारी, संपत्ति लेना पक्ष में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे रोकड़ शेष 51,200। आगे लिखा है चालू खाता, धर्म का दिया है, ठीक है, उधार पक्ष में, तो यहाँ हम लिखेंगे तारीख 1/4/16, शेष आगे है, किसका दिया है, धर्म का 17,000। तो इस प्रकार हमने सकल तलपट के सभी वाक्यों को खातों में रख दिया है। अब हम समायोजन देखते हैं। पहली समायोजन इस प्रकार है, अंतिम स्टॉक 21,000 का है जिसमें स्टेशनरी स्टॉक 2,000 शामिल है। तो अंतिम स्टॉक हम लिखते कहाँ हैं, जब भी हमको अंतिम स्टॉक समायोजन में दिया होता है तो व्यापार खाते जमा पक्ष में और संपत्ति लेना पक्ष में लिखते हैं, क्योंकि हमारी संपत्ति, ठीक है। पर अंतिम स्टॉक 21,000 का है, 2,000 किसका शामिल है, स्टेशनरी स्टॉक का, तो हम उसको अलग कर देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे अंतिम स्टॉक, टोटल 21,000 का है, अगर 2,000 माइनस कर देंगे कितना बच जाएगा, 19,000 का। और स्टेशनरी का स्टॉक भी हम यही लिखेंगे क्योंकि हमारी संपत्ति है, बट उसको अलग करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे स्टेशनरी स्टॉक, स्टेशनरी स्टॉक का कितना है 2,000, ठीक है। अब इन दोनों की डबल एंट्री कहाँ जाएगी, जरा ध्यान से देखना। अंतिम स्टॉक की डबल एंट्री कहाँ जाती है, व्यापार खाते जमा पक्ष में, तो यहाँ हम लिखेंगे अंतिम स्टॉक कितना है 19,000, ठीक है। अब जो रह गया था स्टेशनरी का स्टॉक कितना रह गया है 2,000, जो हम क्या करते हैं स्टेशनरी खर्च में से माइनस करते हैं। क्यों माइनस करते हैं, जैसे कि आपने बताया खर्च आपका कितना हो गया 7,000, बट आपके पास स्टॉक अभी भी कितना पड़ा है 2,000 का, इसलिए हम क्या कर देंगे माइनस। अगर आपके पास लाभ पड़ा है तो आप खर्च 7,000 बता सकते नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2,000 माइनस। तो अब आपका खर्च कितना टोटल हुआ है 5,000 का ही खर्च आपका हुआ है, क्योंकि 2,000 का स्टॉक तो आपके पास पड़ा ही है। इस प्रकार हमने अंतिम स्टॉक की यहाँ पर दूसरी एंट्री थी व्यापार खाता जमा पक्ष में, और स्टेशनरी स्टॉक को माइनस करा खर्च में से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है यंत्र पर घिसाई का दर बढ़ाकर 10% करना है। यंत्र पर हमारी पुरानी घिसाई तो हमने दे दी थी, पर बढ़ा के कितना और करना है 10%, तो हम क्या करेंगे माइनस घिसाई 10%।
78,000 का 10% निकालोगे 7,800। हम माइनस कर देंगे इसको इसमें से 7,200। ठीक है, अब इसकी डबल एंट्री आपको पता है कहाँ जाती है, लाभ हानि खाते उधार पक्ष में, यंत्र पर घिसाई कितने आई 7,800। ठीक है, पुराने घिसाई को हमने खाली यंत्र में प्लस करा है, पर नई घिसाई की डबल एंट्री देंगे। ठीक है, सबसे पहले संपत्ति में से माइनस करेंगे और यहाँ पर लाभ हानि खाते उधार पक्ष में लिखेंगे। ठीक है, 1,000 का उधार विक्रय भूल से खरीद वापसी वही में लिखा है। आपने 1,000 का माल बेचा था, बिक्री में आपको लिखा इसका करना था, बट आपने किस में कर दिया है, खरीद वापसी वही में कर दिया है। मतलब आपने खरीदी में से क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। तो सबसे पहले आपको भूल को सुधारना पड़ेगा, उसके बाद आपको सही असर देने पड़ेगी। ठीक है, तो समायोजन 3 को हम समझ लेते हैं। आपने भूल क्या करी थी, आपने बिक्री का लेखा किस में कर दिया था, खरीद वापसी वही में। अगर आपने खरीदी में से माइनस कर दिया है तो सबसे पहले हम भूल को सुधारेंगे। खरीदी में क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे 1,000। अगर खरीदी में प्लस करेंगे तो किसमें प्लस करना पड़ेगा, लेनदार में। तो लेनदार में हम क्या करेंगे, प्लस। ठीक है, आपने क्योंकि लेनदार में से ही माइनस कर दिया होगा ना, तो लेनदार में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, ये हमने भूल को सुधारा। अब सही असर हम क्या देंगे, आपको बिक्री का लेखा करना था, यानी आपको बिक्री प्लस करनी थी, तो बिक्री में प्लस करेंगे। अगर बिक्री में प्लस करेंगे तो देनदार में प्लस करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने आपको समझाया। आपने भूल करी थी, आपने खरीद वापसी में से क्या कर दिया था, माइनस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, खरीदी में प्लस करेंगे और लेनदार में प्लस करेंगे 1,000 और 1,000। तो यहां हम लिखेंगे प्लस भूल के कितने 1,000। अब रकम बाहर लिख देंगे 79,000। अगर खरीदी में प्लस करा है तो लेनदार में प्लस करेंगे, यहां प्लस कर देंगे भूल के 1,000, बाहर रकम लिख देंगे 80,000। अभी हमने खाली भूल को सुधारा है, अब हमें सही असर देनी है। तो हम सही असर कहाँ देंगे, बिक्री में प्लस और देनदार में प्लस। ठीक है, नहीं लिखी बिक्री के। ठीक है, 1,000, बाहर रकम आएगी 1,18,000। ठीक है, अभी इस 1,000 की दूसरी एंट्री कहाँ देंगे हम, देनदार में, नहीं लिखी बिक्री के। ठीक है, बिक्री हम किसको करते हैं, ग्राहक को। हमारे लिखने बाकी है तो हम लिख देंगे 1,000, बाहर लिखेंगे 28,400। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, भूल करी थी हमने, भूल को प्लस करा और सही असर को भी हमने क्या करा, प्लस करा। ठीक है, समायोजन 4 में लिखा है विज्ञापन खर्च 1/4 भाग अगले वर्ष ले जाना है। अगले वर्ष ले जाने का मतलब है हमने अधिक चुका दिया है। तो समायोजन नंबर 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, विज्ञापन खर्च आपने चुकाया कितना, 36,000। तो समायोजन ने बोला कि आपने 1/4 भाग अगले वर्ष ले जाना है, मतलब आपने अग्रिम चुका दिया है। जब आप 36,000 का 1/4 भाग करोगे तो यहाँ पे आता है 9,000। इसका मतलब है आपने 9,000 अधिक चुका दिया है। अगर आपने अधिक चुका दिया है तो विज्ञापन खर्च में से आप क्या करोगे, माइनस। क्या करोगे आप, माइनस। तो यहाँ पे बचेगा 27,000 और ये आपका लेना बनता है। तो क्या करोगे आप, संपत्ति लेना पक्ष में इसकी एंट्री करोगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, विज्ञापन खर्च में से माइनस करोगे अग्रिम। अग्रिम का मतलब होता है अधिक चुका दिया आपने 9,000, बाहर कितना आएगा 27,000। अब 9,000 आपका लेना बनता है, संपत्ति लेना पक्ष में लिखेंगे। तो यहाँ हमने लिखा है अग्रिम चुका है बीमा प्रीमियम 9,000। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली समायोजन में समझ में आई होगी। तो यहाँ पर हमने दी हुई समायोजन सबको सोल्व कर दिए। अब हम देखते हैं गुप्त समायोजन। सबसे पहले हम देखते हैं धर्म की लोन को। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं कि धर्म के लोन पर ब्याज हमको देना कितना है। ठीक है, तो आपको पता है हम किसे निकालते हैं, PRN की सहायता से निकालते हैं। प्राइस हमारी कितनी है 30,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता नहीं है तो हम कितना लेंगे 6/100 लेंगे। ठीक है, मतलब 6% लेंगे। दूसरा क्या, नंबर ऑफ मंथ। नंबर ऑफ मंथ हमें कुछ कहा नहीं गया तो हम पूरे 12 महीने का ब्याज देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जब आप इसको सोल्व करोगे तो ब्याज आता है 1,800। हमें लोन पर ब्याज चुकाना कितना है, टोटल 1,800। 1,200 हमने दे दिया है तो आप देख सकते हो चुकाना कितना बाकी है, 600 ब्याज चुकाना बाकी है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 1,800। सबसे पहले हमने ब्याज कितना निकाला 1,800, 1,200 हमने दे दिया है। डिफरेंस की रकम से कितना आया 600। 600 हमारा चुकाना बाकी है। अगर चुकाना बाकी है तो पूंजी दायित्व पक्ष में जाएगा और लाभ हानि खाते उधार पक्ष में जाएगा खाली 600 की रकम। ठीक है, क्योंकि 1,200 तो हमने दे दिया है।
ब्याज के कितने बाकी चुकाने खाली 600, तो टोटल यहाँ पे हो गया ना 1800 हमने दे दिया। अब इस 600 की डबल एंट्री कहाँ जाएगी, पूंजी दायित्व पक्ष में, लोन पर ब्याज। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे 600 ही लिखा है, 1800 इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हमने 1200 दे दिया है और देने के बाद हम एंट्री नहीं करते। ठीक है, तो लोन पर ब्याज बाकी कितना था 600, उसकी एंट्री हमने यहाँ पर करी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है वेतन। वेतन की गुप्त समायोजन भी हम देख लेते हैं। तो वेतन के समायोजन में तारीख लिखी है 28/2/17। हमारा ईसाई वर्ष का पूरा होता है 31/3/17। तो जैसा आप देख सकते हैं हमने एक महीने का वेतन नहीं चुकाया है, तो हम एक महीने का वेतन निकालेंगे कैसे। तो टोटल वेतन हमने दिया कितना अभी तक 13,200, जो आपको पता है आपने खाली 11 महीने का ही दिया है। ठीक है, क्योंकि एक महीना बाकी है ना अभी, तो आपने कितने महीने का दिया है 11 महीने का। जब आप 11 से भाग दोगे तो एक महीने का कितना आता है 1200 आता है। ठीक है, तो कुल वेतन हम निकालेंगे। अब कुल वेतन हमने दिया कितना अभी तक 13,200, एक महीने का कितना बाकी है अभी हमारा 1200, तो प्लस कर देंगे, शेष कितना बाकी है 1200 चुकाना बाकी है। तो टोटल वेतन हमारा कितना होता है 14,400। ठीक है, इस प्रकार हमको टोटल वेतन देना कितना है 14,400, बट हमने दिया कितना है 13,200। तो 1200 हम क्या कर देंगे प्लस, और चुकाना बाकी है तो पूंजी दायित्व पक्ष में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे प्लस शेष, एक महीने का जो चुकाना बाकी है 1200, यहाँ प्लस कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा 14,400। इसकी दूसरी एंट्री क्या जाएगी पूंजी दायित्व पक्ष में, यहाँ लिख देंगे चुकाना बाकी वेतन 1200, इस प्रकार। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सभी गुप्त समायोजन भी सोल्व कर लिए और सभी दी हुई समायोजन भी सोल्व कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सवाल पूरा होता है। अब हम क्या करेंगे, खातों को बंद करेंगे। तो सबसे पहले हम व्यापार खाता बंद करेंगे। व्यापार खाते का जमा पक्ष का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो दोनों तरफ लिखेंगे। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपको क्या मिल रहा है सकल लाभ 41,400। क्या मिला आपको सकल लाभ, ये कहाँ पर लिखा है उधार पक्ष में, तो हम लाभ हानि खाते कहाँ ले जाएंगे जमा पक्ष में ले जाएंगे 41,400। ठीक है, तो जब आप इसका और इसका टोटल करोगे तो उधार पक्ष का टोटल ज़्यादा आ रहा है 61,000, उसको दोनों तरफ लिखोगे बराबर, और इसमें से इन दोनों को क्या करोगे माइनस, तो आपको शुद्ध हानि मिलेगी 13,000। ठीक है, ये कौन से पक्ष में निकली है, लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में निकली है, तो हम लाभ हानि वितरण खाते उधार पक्ष में लिखेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे शुद्ध हानि। ठीक है, अब इस पक्ष में को टोटल करने के लिए था नहीं, तो ये पक्ष का टोटल ज़्यादा आएगा 13,000। ठीक है, अब इस 13,000 को हम यहीं लिखेंगे, इसको हम क्या कहेंगे वितरण पात्र हानि, जो हमको किसके प्रमाण में बांटनी थी पूंजी के प्रमाण में। तो पूंजी हमारी कितनी थी 1,40,000 और 1,20,000। अगर आप इसमें से कॉमन जीरो काट दोगे 4 जीरो, तो आपके पास क्या बचेगा 14 और 12। 14 का आधा कितना होता है 7 और 12 का आधा कितना होता है 6। तो आप कौन से अनुपात में बांटोगे 7:6 में। जब इसको बांटोगे तो 7,000 और 6,000 आएगा। ठीक है, इस प्रकार हमने पूंजी के प्रमाण में इसको बांटा। अब ये कौन से पक्ष में निकला है जमा पक्ष में, तो आपको चालू खाते कहाँ पे लिखना पड़ेगा उधार पक्ष में। तो यहाँ हमने लिखा वितरण पात्र हानि 7,000 और 6,000। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम चालू खाता बंद करेंगे। चालू खाते का उधार पक्ष में जो धर्म का खाता है वो ज़्यादा आ रहा है, तो हमने दोनों तरफ लिखा 31,500 31,500। ठीक है, यहाँ पर कुछ माइनस करने के लिए नहीं था, तो हमारे पास पूरी की पूरी शेष बची 31,500। ठीक है, और जमा पक्ष में कर्म का ज़्यादा आ रहा है 14,000, तो हमने दोनों तरफ लिखा और 14,000 में से 6,000 और 5,000 माइनस करा, तो हमारे उधार पक्ष में शेष निकली, शेष आगे ले गए 3,000। ठीक है, ये कौन से पक्ष में निकली है 3,000 उधार पक्ष में, तो कहाँ लिखेंगे हम पूंजी दायित्व पक्ष में। और ये कहाँ निकला है जमा पक्ष में, तो हम कहाँ लिखेंगे संपत्ति लेना पक्ष में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा कर्म का चालू खाता 3,000 और धर्म का चालू खाता 31,500। ठीक है, जब आप पक्की तलपट का टोटल करोगे तो टोटल कैसा आएगा उसका समान 3,78,300 3,78,300। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 14 को हल करा। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ये सवाल भी आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।